नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लोन्स किस टाइप के होते हैं और कौन से लोन लेते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया है तब क्या होगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ लोन से। टाइप ऑफ लोन्स क्या, कौन से टाइप्स के लोन्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज, दो टाइप के लोन होते हैं। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है सिक्योर्ड लोन, जिसमें आपने कोई चीज गिरवी रखी होती है तो उसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। और जहां पे आपने कोई चीज गिरवी नहीं रखी होती है उसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। सिंपल। तो अब यहाँ पे मैंने टाइप्स लिख दिए सारे। एक तो होता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन क्या, जब भी आप बैंक से कोई पैसा ले रहे हैं, चाहे आपको घर पे फर्नीचर बनवाना हो, चाहे आपको कुछ और स्टार्ट करना हो, चाहे आपको कोई चीज में हेल्थ केयर में आपको चाहिए हो, कुछ भी काम में आपको अगर चाहिए हो तो हम क्या लेते हैं, हम पर्सनल लोन लेते हैं। राइट। पर्सनल लोन हमको मिलता है सिविल स्कोर के बेसिस पे। हमारा जो सिविल स्कोर होता है, अगर हमारा 700 800 प्लस होता है, हमारा सिविल स्कोर अच्छा होता है। एक ये स्केल होता है 0 to कहाँ तक, 900 तक। ये स्केल होता है, वहां पे बैंक हमको जज करता है कि ये बंदा कैसा है, इसका रिलेशन बैंक के साथ में कैसा है, वहीं से हमको लोन मिलना स्टार्ट होता है। राइट। अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा है तो हमारा हमको पर्सनल लोन की क्रेडिट लिमिट भी अच्छी मिलेगी। सेकंड, हमको इंटरेस्ट रेट भी कम पे करना पड़ेगा। तो ये टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड लोन है। राइट। हमने ये चीज समझ ली। उसके बाद में हम समझते हैं क्रेडिट कार्ड। वो भी टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड लोन है। हमारे सिविल स्कोर के बेसिस पे हमको क्रेडिट कार्ड ऑफर होते हैं बैंक की तरफ से, और वहीं पे हमको मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और हम टाइम टू टाइम अगर हमारी ईएमआई भरते रहते हैं तो हमारा सिविल स्कोर अच्छा होता रहता है। राइट। और सेकंड आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल, जहाँ पे हम फ्रिज, टीवी, अप्लायंसेस, कुछ होम अप्लायंसेस हम लेते हैं। तो कौन ऑफर करता है, वो बजाज एक कंपनी में जिसको जानता हूँ वो ऑफर करती है हमको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। बजाज के कार्ड के थ्रू हम कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल ले सकते हैं। तो अब बात आती है सिक्योर्ड लोन की। कार लोन्स हो गए, होम लोन हो गया और गोल्ड लोन हो गया। ये तीन तरह के लोन्स हैं जहां पे ये सिक्योर्ड लोन माने जाते हैं। बैंक के पास आपकी एक चीज है, होम, जिसको बैंक बाद में बेच सकता है अगर आपने पे नहीं किया तो। कार लोन, वहां पे बैंक के पास आपकी कार गिरवी है, उसके पेपर्स गिरवी है, अगर आपने बैंक को किस्तें पे नहीं की है टाइम पे तो बैंक आपकी कार को बेच सकता है। और सेकंड, गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में क्या होता है कि अगर आपने किस्तें टाइम पे नहीं की है, आपने डिफॉल्ट कर दिया है, तो गोल्ड बैंक उठा के बेच देगा मार्केट में। अब यहाँ पे समझते हैं कि बैंक के एंड से क्या होता है, बैंक के एंड से क्या प्रोसीजर होता है, कैसे बैंक जज करता है और क्या क्या एक्शंस ले सकता है बैंक, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पर्सनल लोन पे। पर्सनल लोन अगर आपने लिया है और अगर आपने पर्सनल लोन पे नहीं किया है, आपने डिफॉल्ट कर दिया है, तो 1 से 30 दिन के बीच में अगर आपने पे नहीं किया, ड्यू डेट मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसको डीपीडी बोलते हैं बैंक की नजर में। ठीक है। तो जिसमें अगर 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो सिंपल बैंक क्या करता है कि आपकी जो लीड है, आपका जो फोन नंबर, ईमेल एड्रेस है, वो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में भेज देता है। वहां पे जो बंदे हैं बैंक के, वो आपको कॉल करके पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने किस्तें क्यों नहीं भरी, किस्तें भर दीजिए। काफी बार ऐसा होता है, 90% केसेस यहाँ पे रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि लोग अपनी किस्तें भरना भूल जाते हैं, या तो उनका ऑटो पे चलता नहीं है, उनके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है, इसकी वजह से वो भर नहीं पाते हैं। राइट। अब 30 से 90 दिनों के बीच में क्या होता है, तो वहां पे क्या होता है, सिंपल, आपने डिफॉल्ट कर दी एक किस्त, उसके बाद में दो किस्तें डिफॉल्ट कर दी है, तब तक आपका फॉलो अप चलता रहेगा। वहां पे बैंक के एम्प्लॉयज आपके घर आएंगे, आपको बोलेंगे क्या हुआ, क्यों नहीं भर रहे हो। आप कोई ना कोई रीजन बताओगे कि नहीं, सैलरी नहीं हुई है, या अभी पैसे नहीं है, थोड़े दिन बाद में भर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बातचीत चलती रहती है। तो यहाँ पे 90 डेज तक फॉलो अप चलता रहता है। यहाँ पे बैंक के एम्प्लॉयज आएंगे, आपको कॉल करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, फॉलो अप लेते रहेंगे। और अगर 90 डेज के अभाव, मतलब 3 महीने अगर आपने किस्तें नहीं भरी है, आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है, तो आपको 3 लीगल नोटिस आते हैं बैंक की तरफ से। जो पहला होता है सेक्शन 138। इसका मतलब क्या होता है, जब आपने ऑटो डेबिट कराया था या कैंसिल चेक दिया था, वो बाउंस हो गया है, तो उसकी वजह से आता है सेक्शन 138। उसके बाद में सेकंड नोटिस जो आएगा आपको, LRN, जिसको हम बोलते हैं लोन रिकॉल नोटिस। और उसके बाद आता है डिमांड लीगल नोटिस, DLN। ये 3 लीगल नोटिस आते हैं आपके घर पे। काफी लोग ये नोटिस आने की वजह से डर जाते हैं, बैंक को रीपे कर देते हैं। ये एक अच्छी बात है, जिससे आपका सिबिल स्कोर भी मेंटेन रहता है। और अगर आपने फिर भी नहीं पे किया है, काफी ढीठ लोग होते हैं जो नहीं पे करते हैं, 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए, नहीं पे किया है, तो देखो, पर्सनल लोन तो बैंक ने दिया था आपके सिविल स्कोर के बेसिस पे। बैंक के पास कोई कुछ चीज मॉर्गेज नहीं है। राइट। तो मॉर्गेज नहीं है तो इस केस में बैंक क्या करेगा,
बैंक ये बोलेगा कि यार 180 दिन अगर प्लस हो गए हैं उसने फिर भी नहीं भरा है, तो बैंक बोलेगा यार ये पैसा तो मेरा मर चुका है, कुछ हो नहीं रहा है, ना पैसा आ रहा है, तो चलो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। तो वो बैंक बोलता है कि चलो सेटलमेंट कर लेते हैं आपस में बैठ के। तो यहाँ पे बोलता है भाई कस्टमर, काफी लोग बोलते हैं भाई इंटरेस्ट तो भूल जाओ, अब आप बताओ प्रिंसिपल अमाउंट पे क्या करना है। अब देखो जब सेटलमेंट पे बात आ जाती है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर तो पूरा खराब होने वाला है, क्योंकि आपने 6 महीने तक आपकी ईएमआईज नहीं भरी है, जो कि ईएमआईज ड्यू हो रखी थी। अब जब सेटलमेंट पे बात पहुंची है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेटलमेंट आपको कम से कम पैसों में करना है। कुछ लोग जैसे 2 लाख का केस है या 1 लाख का केस है, तो कुछ लोग उसको 30-40 हजार में भी क्लोज करते हैं और कुछ लोग 30-40 हजार कम में भी क्लोज करते हैं। समझ गए ना मेरी बात को? कुछ लोग 30-40% कम में क्लोज करते हैं और कुछ लोग 30-40% पे ही क्लोज करते हैं। तो जितना ज्यादा लंबा केस होगा उतने ही कम अमाउंट पे सेटल होगा। तो भैया ये एक सब्जी मंडी है, यहाँ पे आप बार्गेनिंग कैसे करते हो, कितने अच्छे से बार्गेनिंग करते हो, वो आपको डिसाइड करना है। और वहीं पे बैंक के साथ में आपको नेगोशिएशन करके इस डील को क्लोज करना है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो, सारी चीजें पे कर रहे हो, अगर आपने 1 रुपया भी कम पे किया है, जितना आपका इंटरेस्ट बन रहा है, पेनल्टी बन रही है, उससे आपने 1 रुपया या थोड़ा सा अमाउंट भी कम पे किया है, तो क्या होगा, वहां पे आपका सिबिल स्कोर खराब होने वाला है। और जितना भी बैंक की पेनल्टीज है, इंटरेस्ट है, जो आपने फुल पे किया है, तो आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, राइट। वो चाहे कितना भी बोले कि आप ज्यादा अमाउंट करोगे तो आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। तो पर्सनल लोन के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब हम चलते हैं क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड पे भी सेम चीजें हैं, सारी चीजें सेम फॉलो होंगी। 0 से 30 DPD जो होगा वहां पे आपको फॉलोअप मिलेगा, 90% रेजोल्यूशन हो जाता है। फिर 30 से 90 डेज तक जो भी फॉलोअप चलता रहेगा, घर पे आएंगे, थोड़ा जलील करेंगे आपको, आस पड़ोस वालों के सामने आपको बोलेंगे कि इसने ईएमआईज नहीं भरी है, ऐसा वैसा ये वो। उसके बाद में 90 डेज प्लस हो गए हैं तो यहाँ पे 3 नोटिस आएंगे, सेक्शन 138, LRN, DLN। उसके बाद में 180 डेज प्लस हो गए हैं तो यहाँ पे क्या करना है, सेटलमेंट ऑफर होगा। तो सेटलमेंट अगर ऑफर हो गया तो सेम चीज रहेगी, आपका सिबिल स्कोर भी खराब होगा। और अगर आपने कम अमाउंट पे सेटल किया है तो वो आपके लिए फिर बेनिफिट है, सिबिल स्कोर तो खराब होना ही है। और अगर आपने पूरे अमाउंट पे सेटलमेंट करना है तो इंटरेस्ट रेट वगैरह करके, वो सारी चीजें पे करके आप अपने सिबिल स्कोर को बचा सकते हैं। तो ये एक चीज है। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में और पर्सनल लोन में एक चीज कॉमन है जो बैंक के एम्प्लॉयज को ध्यान में रखनी होती है। देखो पर्सनल लोन में मान लीजिए जैसे पूरे महीने के एंड में 200 केस है, 300 केस है, तो यहाँ पे टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा फाइलें उनको क्लोज करनी होती है। उनका पर्सनल लोन की जो डायरेक्टरी है उनको क्लियर रखनी होती है कि कम से कम फाइल्स ओपन रहनी चाहिए, अमाउंट भले ही कितने पे भी सेटल हो, राइट। बैंक के एंड से ये टारगेट होता है। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि अमाउंट ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, राइट। अमाउंट ज्यादा से ज्यादा रिकवर होना चाहिए, चाहे 100 केसेस हो, चाहे बैंक का एम्प्लॉय यहाँ पे 4 या 5 केसेस हैंडल करे, पर अमाउंट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कस्टमर से आना चाहिए, ये बैंक के एम्प्लॉयज ध्यान रखते हैं। तो आपको ये भी चीज ध्यान में होनी चाहिए। अब यहाँ पे होम लोन की बात कर लेते हैं। होम लोन में केस थोड़ा अलग हो जाता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होम लोन अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया है तो अगर 30 डेज ड्यू हो गए हैं तो 90% रेजोल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में 30 से 90 डेज के बीच में फॉलोअप चलता रहता है, आपके घर पे एम्प्लॉयज आते रहेंगे, आपको कॉल किया जाएगा कि क्या हुआ, कब भर रहे हो, कैसे भर रहे हो, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई। आप उनको बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हुई। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली रेजोल्यूशन निकल जाता है। और अगर नहीं 90 डेज प्लस हो गए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सेम 3 नोटिस आएंगे आपको। उसके बाद में भी आपने नहीं भरा है तो कुछ बैंक्स क्या करते हैं, सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस लगा देते हैं आपके घर के बाहर, ये संपत्ति एसबीआई बैंक को की है यहाँ पे, और ये पीएनबी की है। तो मतलब कुछ कुछ बैंक्स ऐसा करते हैं। एसबीआई का मैंने देखा है ये नोटिस काफी बार, काफी जगहों पे। अगर एम्प्लॉय ये क्या डिफॉल्ट कर दी है अपने ईएमआईज, तो यहाँ पे नोटिस लगे हुए देखे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि बैंक और ज्यादा कार्रवाई करता है, लीगल कार्रवाई करता है, आपको बहुत सारे नोटिस आएंगे। उसके बाद आपका जो लोन रिकवरी है वो क्या होगा, वापस से रीस्ट्रक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलने का ट्राई होगा कि भाई क्या हो सकता है इस केस में। अब देखो बैंक यहाँ पे बैठा है आराम से, आपका जो लोन है, होम लोन है, यहाँ पे बैंक के पास एकदम सिक्योर्ड है। क्यों, आपका घर गिरवी है बैंक के पास में, कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, बैंक उस घर को उठा के बेच सकता है। अब यहाँ पे बैंक जाएगा कोर्ट के पास में एक परमिशन लेने की, भैया ये बंदा, इसने डिफॉल्ट कर दिया है और इतने टाइम से हमको पेमेंट नहीं किया है, तो हम इसका घर बेचना चाहते हैं, अब इस केस में क्या करें।
तो देखो काफी केसेस में क्या होता है कि कुछ जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं। वो क्या करते हैं कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं बैंक के अकाउंट में। तो वहां पे क्या होता है कि जो कोर्ट में केस चलता है वहां पे उनको ये समझ में आता है कि भैया ये बंदा तो ट्राई कर रहा है, प्रयास कर रहा है पैसे भरने का, पर भर नहीं पा रहा है, चाहे 2,000 रुपए 3,000 रुपए हर महीने डाल रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोर्ट कभी भी परमिशन नहीं देता है उस घर को बेचने के लिए। राइट, समझ रहे हो ना? कोर्ट कभी भी परमिशन नहीं देता है उस घर को बेचने के लिए। और बैंक लड़ता रहता है कि नहीं हमको ये घर बेचना है, इसकी किस्तें, इसकी जो ईएमआई है वो 30,000 की है, 40,000 की है, 50,000 की है, पर ये तो भर रहा तो 2-3 हजार रुपए है। ये पूरी किस्तें भी नहीं भर रहा है, उसका इंटरेस्ट और जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा। तो बैंक इस केस में क्या सोचता है कि चलो भैया अब 30 साल का लोन है, तो ये कब तक खैर मनाएगा, ये कस्टमर कब तक बचेगा, अब 30 साल जब एंड होंगे तब देख लेंगे, है ना? केस तो चलता ही रहेगा और आपने जैसे 2-3 हजार भरे हैं जब तक तो आप सिक्योर्ड हो। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब उसके बाद में अगर आप कुछ भी नहीं भर रहे हो, बैंक को कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? हो सकता है कोर्ट से परमिशन मिल जाए और आपका बैंक, ये क्या, आपका बैंक आपके घर पे आएगा और आपका जो घर है वो आपके हाथ से जा सकता है। तो होम लोन के केस में ये होता है। अब व्हीकल लोन में ये होता है, सेम सारी चीजें चलती है, 90 डेज प्लस हो जाएंगे तो आपके पास वो 3 नोटिस आएंगे। उसके बाद में 180 डेज हो जाते हैं तो वहां पे कोर्ट परमिशन दे देता है कि ये आप व्हीकल जो है मेरे एंड से भैया छूट है, आप ये सेल कर सकते हो, चाहे आपने कार ली हो कोई भी, टाटा की हो, मारुति की हो, कोई और कंपनी की हो। तो वहां पे बैंक्स को ज्यादातर केसेस में परमिशन मिल जाती है जब भी आपने डिफॉल्ट किया है, 180 डेज से ऊपर हो गए हैं, तो वहां पे बैंक के पास पावर होता है कि वो आपकी व्हीकल ओपन मार्केट में सेल कर सकता है, ऑक्शन कर सकता है। और वहां से जो भी पैसा रिकवर होगा बैंक अपना ले लेगा, और जो भी पैसा ऊपर मिलेगा वो आपको आपके खाते में मिल जाएगा डीडी के थ्रू। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए देखो यहाँ पे केस क्या होता है, अब आपका जो लोन अमाउंट जो ड्यू है यहाँ पे 6 लाख रुपए ड्यू है। ठीक है, आपने 10 लाख की कार ली थी, आपने बाकी अमाउंट पे कर लिया, 6 लाख रुपए ड्यू है। अब आपकी कार बिकी है यहाँ पे 5 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए अभी भी बाकी है जो बैंक को लेने हैं। तो बैंक फिर क्या बोलेगा कि नहीं, ये अमाउंट जो हमारा बाकी है ये आपको देना पड़ेगा, सेटलमेंट अभी भी पेंडिंग है। पर लीगल वे में देखा जाए तो अगर आपकी कार बिक गई है, बैंक के पास में चाहे कम पैसा है चाहे ज्यादा पैसा है, आपका सेटलमेंट हो गया है, बैंक आपको थोड़ा सा डराएगा यहाँ पे कि आपको पैसा पेमेंट करना है। तब आपको क्या करना है कि नहीं, लीगल वे में तो क्या है कि आपकी जो कार चली गई है, बैंक ने बेच दी है, अब यहाँ पे सेटलमेंट एंड हो गया है, अब बैंक कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे। 1-2 बार अप्रोच करेगा, उसके बाद अप्रोच नहीं करेगा। और अगर आपका पैसा ज्यादा आ गया है बैंक के पास में, आपने किस्त से ज्यादा भर दी थी और ओपन मार्केट में जैसे ही ऑक्शन हुई आपकी कार, यहाँ पे पैसा ज्यादा आ गया है बैंक के पास में, तब क्या होगा उस केस में? तब ये होगा कि बैंक उस चीज की डीडी बनाएगा और आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा। मान लीजिए 5 लाख रुपए की किस्तें बाकी थी और 6 लाख रुपए मिले हैं आपकी कार के, तो 1 लाख रुपए थ्रू डीडी आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये बैंक मेक श्योर करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं गोल्ड लोन। गोल्ड लोन के केस में क्या होता है, लोन अमाउंट जो ऑफर होता है आपको 75% ऑफर होता है। मान लीजिए आज की डेट में जो गोल्ड का प्राइस है वो 1 लाख रुपीज है, आपने 1 लाख रुपीज का गोल्ड गिरवी रखा है बैंक को, तो उसका जो 75,000 आपको एज अ लोन अमाउंट मिल जाएगा। अब सेम चीजें होती है यहाँ पे, 90 डेज तक नहीं हुआ तो आपको कॉल कॉल आता है बैंक की तरफ से और वो सारी चीजें क्लियर करते हैं। 90 डेज प्लस हो गए हैं तो यहाँ पे आपको वो 3 नोटिस आएंगे। उसके बाद में आरबीआई ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं बैंक को कि अगर 90 डेज से प्लस हो गए हैं तो आप वो कस्टमर का सोना कभी भी उठा के बेच सकते हो ओपन मार्केट में, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई सेटलमेंट भी नहीं होते हैं। पर देखो बैंक इस केस में क्या करता है कि बैंक गोल्ड नहीं बेचता है, क्योंकि देखो गोल्ड से क्या है, इंडियन पेरेंट्स की या मतलब हमारी जो इंडियन मेंटेलिटी है उससे एक इमोशंस जुड़े होते हैं, राइट? गोल्ड, हम किसी का मम्मी का गोल्ड होता है, किसी की ज्वेलरी होती है जिसके दादा परदादा ने दी थी, कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमने उसको गिरवी रख के और वहां से लोन लिया हो, राइट? तो बैंक इस केस में ऐसे बेचता नहीं है जल्द में गोल्ड, वो फॉलो अप लेता रहता है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। बैंक को पता है कि जितना पुराना गोल्ड होगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो एट द एंड वो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो आखिर में गोल्ड का जो पैसा है बैंक को भी ज्यादा मिलने वाला है। तो ये बैंक मेक श्योर करता है कि चलो ठीक है, दे देगा, इंटरेस्ट के साथ में दे देगा, यहाँ पे जैसे भी दे देगा। फिर भी नहीं देता है कोई कस्टमर तो उसका गोल्ड बेच देती है ओपन मार्केट में। और उसके बाद में जो भी पैसा आता है, मान लीजिए 75,000 का गोल्ड था और आपने किस्तें बिल्कुल ही नहीं भरी है, एग्जांपल ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे, अभी मान लीजिए 1,10,000 में गोल्ड बिका, तो वो
बैंक ने बेचा गोल्ड, उसके बाद में 75,000 बैंक ने लिए, जो भी ऊपर के पैसे बचे होंगे, एक्स्ट्रा आए होंगे बैंक के पास में, वो आपको डीडी के थ्रू बैंक ट्रांसफर कर देगा। तो गोल्ड लोन में ये सिंपल सा ये फंडा होता है, यहाँ पे सेटलमेंट नाम का कोई चीज नहीं होता है। अब यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये भी एज अ सेम पर्सनल लोन के थ्रू जैसे ही ट्रीट होंगे। पर्सनल लोन में जैसी चीजें फॉलो हुई थी, यहाँ पे बैंक के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बैंक क्या कर सकता है, कैसे करेगा, क्योंकि वो आपने उसके सिविल स्कोर के बेसिस पे आपको जो भी मिला था वो मिला था। और यहाँ पे 180 डेज प्लस होते हैं, मतलब 6 महीने प्लस हो गए, तो आपको सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा कि अब आपको सेटलमेंट कैसे करना है, क्या करना है, कितने अमाउंट पे करना है। तो वही है, आपका सिविल स्कोर तो खराब होने वाला है। अब आप ध्यान रख लेना कि आपको सेटलमेंट कैसे करना है, कम अमाउंट पे सेटलमेंट करना है कि आपको पूरा अमाउंट पे करना है, इंटरेस्ट के साथ में पे करना है, पेनल्टीज के साथ में पे करना है, या आपको 30-40% कम देना है, 30-40% पे क्लोज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था पूरा लोन का स्ट्रक्चर, क्या था, कैसे था, टाइप ऑफ लोन्स। और हाँ, एक और चीज, जब भी आप लोन लेते हो तो आपको दो चीजें, इंटरेस्ट रेट जो होती है ना, दो चीजों पे कैलकुलेट होती है। एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, राइट। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि देखो, बैंक भी जब लोन देता है ना, तो वो भी कहीं से पैसा लेता है, तो आरबीआई से वो पैसा उधार लेता है, जहां पे वो इंटरेस्ट पे करता है। 6%, 5.5%, 5% ये इंटरेस्ट रेट आरबीआई लेता है। अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, वो उसकी एक मीटिंग होती है आरबीआई की, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट करता है और बढ़ाता है। तो उसके बेसिस पे ही ये सारा लोन का मार्केट चलता है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जब फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए कि आज आपने लोन लिया है और बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो आने वाले 4 सालों में, 5 सालों में वो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट नहीं होगा, 10% के हिसाब से ही आपको पे करते रहना है, राइट। अब यहाँ पे अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, तो आरबीआई ने अगर अपनी रेट कट की, आरबीआई ने अगर रेट कम की, कम कब होती है, जब कंजप्शन पूरे मार्केट में कम हो जाता है। जैसे कोविड का टाइम आया था, वहां पे लोगों का कंजप्शन बहुत कम हो गया था, वहां पे जब लोन मिल रहा था बहुत ही चीप रेट पे मिल रहा था, आरबीआई ने रेट कट कर लिए थे, तो बैंक्स भी कम इंटरेस्ट रेट पे ऑफर कर रहे थे। तो वहां पे अगर आपने लोन लेके और फिक्स इंटरेस्ट पे लोन ले लिया है, तो वहां पे क्या होगा, आपका फायदा हो जाएगा। और एकदम मार्केट हाई टाइम पे है, जहाँ पे कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, सारी चीजें चल रही है, लोग ग्रो कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये हो रही है, वो हो रही है, हाई टाइम है वो, वहां पे इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिलेगी, कंजप्शन ज्यादा है, आरबीआई की रेट्स ज्यादा है, तो बैंक भी आपको क्या करेगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे ऑफर करेगा। तो इस केस में क्या होगा, आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया। अब आपने अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे भी लिया है, तो आपका वो इंटरेस्ट रेट वैसा ही लगता जाएगा, अगर बाद में रेट कट भी हुआ तो आपका फायदा नहीं होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम हो, आरबीआई ने कम किया हो, और जब भी मार्केट खराब हो, जब कंजप्शन कम हो, तब आप लोन लेके उसको फिक्स्ड कर सकते हैं, और वही लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, फिर वो बढ़ेगा नहीं। अगर फ्लोटिंग होगा, तो फ्लोटिंग में क्या है, जब भी फ्लक्चुएशन आएंगे तो बढ़ते रहेंगे। अब देखो, हैरानी की बात क्या है यहाँ पे, कि बैंक आपकी ईएमआई कम ज्यादा नहीं करेगा, आपकी ईएमआई तो सेम रहेगी। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ये, आपकी ईएमआई तो सेम रहेगी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। अब जब टाइम बढ़ जाएगा तो आपका लोन खत्म ही नहीं हो पाएगा, वो ईएमआई आप पे करते रहोगे, पे करते रहोगे, पे करते रहोगे। अब ये वाला जो सोल्यूशन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये कैसे कैलकुलेशंस होती है बैंक के एंड से, और कैसे फिक्स्ड और फ्लोटिंग पे टाइम के हिसाब से बैंक कैसे आपसे प्ले करता है, और बिना आपको बताए बैंक इतना इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, जो कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट से भी बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में शेयर करना इस वीडियो को, और ऐसे ही सारे वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, अगली बार मिलते हैं, बाय बाय।